नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंबई में बिजली संकट गहराया है और ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सीसीटीवी बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकल और मेट्रो ट्रेनें भी रुक गई हैं। मुंबई और आसपास के शहरों में बिजली नहीं है। करीब 1 घंटे में बिजली की बहाली होगी, यह बीएमसी की तरफ से कहा गया। बीएमसी ने जारी किए इमरजेंसी नंबर भी हम आपको बता देते हैं 02222694727। इसके अलावा एक और इमरजेंसी नंबर है 0222269472725। ये नंबर 2 जारी किए गए हैं और ये दोनों आपातकालीन नंबर फिलहाल हैं। आपको बता दें कि ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई और ठाणे के कुछ इलाकों के अंदर सुबह से बिजली नहीं है और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले 1 घंटे में बिजली चल पाएगी, यानी कि चालू हो पाएगी। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सीसीटीवी, लोकल ट्रेन ये सभी थम से गए हैं। मुंबई और आसपास के शहरों में बिजली नहीं है। ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली नहीं आ रही है। बीईएसटी की तरफ से कहा गया कि ग्रिड फेल हुआ है, जिसकी वजह से कोशिशें की जा रही हैं लगातार ग्रिड को संभालने की। बीएमसी ने कहा कि अगले 1 घंटे में बिजली चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो करीब 1 घंटे में बहाल हो पाएगी बिजली और ग्रिड क्योंकि फेल हुआ है और ग्रिड फेल होने की वजह से ये एक साथ बिजली की समस्या पैदा हुई है। मुंबई में बिजली संकट गहरा गया है। 2 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए। अगर कहीं पर भी कोई भी व्यवस्था बिगड़ी है, कोई भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो इन 2 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। लोकल और मेट्रो ट्रेनें भी रुक गई हैं। बिजली की बहाली को लेकर फिलहाल ये कहा गया है लोकल और मेट्रो ट्रेनें रुक चुकी हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सीसीटीवी ये सब बंद हैं। लोकल और मेट्रो ट्रेन भी रुक गई हैं और मुंबई के अंदर इस वक्त स्थिति काफी बेहतर नहीं कही जा सकती। बेहतर स्थिति में नहीं है मुंबई, क्योंकि ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली पूरी तरह से ठप है। मुंबई और ठाणे के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है ग्रिड फेल होने का। और लोकल ट्रेन जो कि लाइफलाइन मुंबई की कही जाती हैं और आज मंडे है, सीधे तौर पर देखें सोमवार की सुबह अगर लोकल ट्रेन, अगर मेट्रो ठप हो जाए मुंबई के अंदर तो क्या स्थिति होगी, ये कल्पनाओं से आगे है, क्योंकि इस वक्त सभी को ट्रैवल करना होता है और ऐसे में ये रुक जाना, ट्रैफिक सिग्नल्स का बंद हो जाना एक इस वक्त आपातकाल की स्थिति में मुंबई नजर आती है। तो वहीं मुंबई में बिजली संकट पर अमिताभ अनुपम ने ट्वीट किया, पूरे शहर में बिजली नहीं है, धैर्य रखें, अमिताभ बच्चन की तरफ से कहा गया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा कि बत्ती गुल, कंगना ने बिजली संकट पर उद्धव सरकार को घेर लिया। तो बॉलीवुड की तरफ से अब मुंबई के अंदर बिजली बोर्ड को घेरा जा रहा है, उद्धव सरकार को घेरा जा रहा है। पूरे शहर में बिजली नहीं है, पूरे शहर में बिजली नहीं है, धैर्य रखें, यह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा बत्ती गुल। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। पहले तो ब्रजेश, अपडेट चाहूंगा कि कितनी देर में बिजली बहाली हो सकती है मुंबई में? कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या बीएमसी और बीईएसटी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तुषार की जो बेस्ट के अधिकारी हैं उनके मुताबिक जो टाटा पावर की इनकमिंग सप्लाई है वो फेल हुई है और वो कब तक रिस्टोर होगी अभी ये कह पाना बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेनें भी बिजली की मदद से चलती है और जिस तरीके से बिजली गुल हुई है उसके बाद एक तरह से मुंबई थम सी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सेलिब्रिटी ट्वीट कर रहे हैं, तमाम इसको अब चूंकि मुंबई के जो बिजली गुल है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और उद्धव सरकार को घेरने के लिए भी लगातार जो सियासी दल है वो कवर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो बिजली गुल होने की फिलहाल हाल के दिनों में ब्रजेश, लोकल ट्रेन का रुक जाना, मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, मेट्रो का रुक जाना, ट्रैफिक सिग्नल्स का रुक जाना, वो भी मंडे की सुबह, ये एक बड़ा सुनने में ही अटपटी सी बात लगती है, क्योंकि मुंबई मंडे की सुबह कितनी हौच-पौच वाली स्थिति होती है ये सब जानते हैं। और ऐसे में मुंबई के अंदर अगर लाइफलाइन रोक दी जाए तो इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, स्थिति बेहद ही अफरा तफरी भरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें चाहे मुंबई की, ठाणे की, नवी मुंबई की, ये पूरे अन्य इलाकों में बिजली गायब हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी मुंबई में 24/7 पावर सप्लाई है और वहां पर 1 सेकंड के लिए भी लाइट गुल नहीं होती
यही वजह है कि लोग की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से लाइट पर रहती है। और ऐसे में अगर इतने बड़े पैमाने पर जो है लाइट का डिस्कनेक्ट हुई है तो निश्चित तौर पर उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से पूरे मुंबईकर, इस वक्त मुंबईकरों में हाहाकार मचा हुआ है। न सिर्फ मेट्रो का संचालन थमा हुआ है, लोकल ट्रेन का संचालन थमा हुआ है, बल्कि इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिजेश, साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और कंगना रनौत ने तो उद्धव सरकार को घेरा भी है, इस पर ग्रिड फेल होने की बात की जा रही है कि ग्रिड फेल हुआ है। क्या मेंटेनेंस समय समय पर नहीं होता रहा या मेंटेनेंस को लेकर कोई चूक, कोई लापरवाही रही? यही एक नतीजा हो सकता है कि ग्रिड फेल हुआ, या इसके दूसरे कारण भी बताए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई ने इतना बड़ा पावर कट पहली बार देखा है और यही वजह है कि मुंबई में अब पावर कट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चाहे वो कंगना रनौत से लेकर के अमिताभ बच्चन तक ना जाने कितने लोगों ने ट्वीट करके बिजली कट के मुद्दे को जो है जोर शोर से उठाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है बिजली कट, मुंबई की बिजली कट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वो बता रहा है कि दिल्ली के, माफ कीजिएगा, मुंबई के लिए बिजली की कटौती कितना बड़ा सिरदर्द है और कितने बड़े पैमाने पर वो मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुंबई में इस वक्त हाहाकार की स्थिति है बिजली कट से। और ये ग्रिड बहाली कब होगी, अभी फिलहाल ना तो टाटा इस बात को बता पा ब्रजेश, रहे एक अपडेट तो ये भी है कि मुंबई के अंदर, क्योंकि आज कुछ कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन परीक्षा होनी थी और उस ऑनलाइन परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा, यानी कि ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति इस वक्त मुंबई में क्या है। देखिए तो साहब, निश्चित तौर पर हम पहले ही कह रहे हैं कि मुंबई में हाहाकार की स्थिति है। मुंबई में पूरी तरीके से जनजीवन असामान्य हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा बैकअप प्लान ही मौजूद नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वहां पर बिजली जाती नहीं थी, लोगों को उसका जो है अंदाजा नहीं था कि बिजली अगर जाती है तो किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो है तो इस वक्त मुंबई में स्थिति बेहद ही भयावह है, बेहद ही खराब है। और ये कब तक बहाल होगी किसी को नहीं मालूम। अभी भी किसी को जो है कोई अधिकारी इस पर कुछ बता नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 380 मेगावाट की जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। बहाल होने में हो सकता है कुछ घंटों के अंदर स्थिति बहाल हो जाए, लेकिन अभी तक कह पाना मुश्किल है कि आखिर कब जो है मुंबई की जो बिजली है वो व्यवस्था वो बहाल होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई में इस वक्त बिजली का आपातकाल लग चुका है। बीएमसी ने इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया। अगले 1 घंटे में स्थिति बहाल होगी, इसकी जानकारी दी जा रही है। लगभग मुंबई के अंदर अगर बात करें तो 3000 से 3200 मेगावाट तक का खपत होती है और कई प्राइवेट एजेंसियां हैं जो वहां पर लगातार बिजली की सप्लाई करती हैं, लेकिन पीछे से बिजली नहीं आने की वजह से बीईएसटी का यह कहना है कि बिजली बहाली नहीं हो पा रही। फिलहाल लाइन जो खराब हुई है उनको दुरुस्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के अंदर हालात बेहद चिंतनीय हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर तनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहले पाकिस्तान और अब चीन। राजनाथ सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि सीमा विवाद को एक मिशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल दृढ़ संकल्प के साथ संकट का सामना किया, बल्कि कई क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी लाए। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। एलएसी पर तनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक।
तो दिल्ली से खबर कि जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले सकती हैं ये अहम फैसला। जीएसटी क्षतिपूर्ति के रकम के भुगतान पर फैसला हो सकता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की वजह से राज्यों को वित्तीय परेशानी हो रही है और केंद्र सरकार ने राजस्व में आई कमी को भरपाई के लिए 2 विकल्प दिए थे, लेकिन इस विकल्प को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय परेशानी हो रही है, राजस्व में घाटा हुआ, जिसकी वजह से लगातार मुश्किल के दौर में गुजर रहे हैं तमाम राज्य। और ऐसे में सीधे तौर पर आज वित्त मंत्री कुछ अहम फैसले ले सकती हैं। ये 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। अब खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी के हॉस्पिटल पर चलेगा बुलडोजर। मुख्तार के मददगार सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। गाजीपुर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। शम्मे हुसैन इस खबर से पहले आपको एक कन्नौज से खबर बता दें कि 2 पक्षों में यहां जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, करीब 1 घंटे तक खूनी संघर्ष हुआ है। तो पुलिस को आता देख दबंग वहां से फरार हो गए। दोनों पक्षों से कई लोग घायल भी हुए हैं, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी के हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलेगा। मुख्तार के मददगार सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पर यह प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाएगा। गाजीपुर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पर बुलडोजर चलेगा। गंगा नदी की भूमि पर बनाए गए हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर को तोड़ने का यह आदेश है। अवैध रूप से बनाए गए हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर को तोड़ने का आदेश दिया गया। नोटिस चस्पा करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने 1 सप्ताह में खुद अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी है। शम्मे हुसैनी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में पाई गई अनियमितता। मुख्तार के मददगार सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने 1 सप्ताह में खुद अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दे दी है। ये शम्मे हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज है, इसको तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अनियमितता इसमें तमाम हैं और ऐसे में मुख्तार की बेहद करीबी बताए जाते हैं ये सिद्दीकी परिवार। इस सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस हॉस्पिटल को तोड़ा जा सकता है। आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए, असिस्टेंट एडिटर। आलोक, का मुख्तार के करीबी सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? मुख्तार अंसारी के करीबी हैं ये सिद्दीकी परिवार गाजीपुर में, जिनका एक हॉस्पिटल है और ट्रॉमा सेंटर है, जो कि जो है अवैध तरीके से बना हुआ है गंगा नदी किनारों पर। और इसको लेकर जो है पहले भी तमाम शिकायतें वहां पर आई थी प्रशासन के संज्ञान में, जिसके बाद जो है इनको नोटिस जारी की गई है। वहां की कोर्ट ने जो है आदेश भी दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पे जो है खुद कार्रवाई करें, वरना इसको जो है प्रशासन की तरफ से ढहा दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने गाजीपुर के जो है मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर जो और वहां पे होटल था गजल, उसको ढहाने का भी आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन लगातार जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, चाहे उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने की बात हो, चाहे उनके करीबियों पर जो है कार्रवाई की बात हो, या फिर उनका जो है अवैध संपत्ति या अवैध जो भी उनका कार्य है उसको जो है लगातार उस पर जो है प्रशासन एक्शन ले रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है इन सब चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसकी हर तरह की जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उसका आर्थिक साम्राज्य तोड़ना हो, चाहे उसके अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करना हो, या फिर उसको जेल भेजना हो। तो लगातार इन्हीं सब निर्देशों के क्रम में गाजीपुर का जिला प्रशासन भी मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर कार्रवाई कर रहा है। और इसी क्रम में मुख्तार अंसारी करीबी सिद्दीकी परिवार का जो ये जो ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल है, इसके खिलाफ तोड़ने का आदेश दिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। गंगा नदी की भूमि पर बनाए गए हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। गाजीपुर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। तो मुख्तार के मददगार सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नोटिस चस्पा करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी गई है। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हाथरस केस में आज हाई कोर्ट में सुनवाई है और कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। जस्टिस पंकज मित्तल और राजन राय की बेंच करेगी सुनवाई। उत्तराखंड भवन में रोका गया है हाथरस के पीड़ित परिवार को। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार और उत्तराखंड भवन के अंदर इस वक्त पीड़ित परिवार को रोका गया है। पीड़ित परिवार हाथरस से सुबह 5:30 बजे के आसपास रवाना हुआ था और लगभग 11 बजे के आसपास लखनऊ में एंट्री की। उसके बाद अभी उत्तराखंड के भवन में उन्हें रोका गया है और उसके बाद अभी कोर्ट में पेशी की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। हाथरस केस में आज हाई कोर्ट में सुनवाई है और कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पीड़ित परिवार पहुंचा। जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट होगी, ये बेंच होगी। 2 जजेस के बेंच पर यह सुनवाई होने जा रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। हाथरस केस में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा है पीड़ित परिवार। जस्टिस पंकज मित्तल और राजन राय की ये बेंच है। जस्टिस इस पर सुनवाई कर देखते हैं कि आगे क्या कुछ इस पर फैसला होता है या क्या कुछ सुनवाई के दौरान दलीलें पेश की जाती हैं। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। तो कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। उत्तराखंड भवन में रोका गया हाथरस का पीड़ित परिवार और लखनऊ पहुंच चुका है ये परिवार। फिलहाल उत्तराखंड भवन में कुछ देर के लिए रोका गया है, जहां पर आराम करने के बाद अब से कुछ ही देर में जब हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी तब पीड़ित परिवार को वहां पहुंचाया जाएगा। हाथरस केस में पीड़ित परिवार पहुंचा लखनऊ और कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा है पीड़ित परिवार। उत्तराखंड भवन में रोका गया हाथरस का पीड़ित परिवार। संवाददाता इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। वाजपेयी, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? वाजपेयी, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है वाजपेयी से हमारा संपर्क नहीं हो, पर हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा है पीड़ित परिवार और इस वक्त उत्तराखंड भवन में रोका गया है हाथरस के पीड़ित परिवार को। अब से कुछ देर बाद सुनवाई के शुरू होते ही पीड़ित परिवार को कोर्ट लेकर जाया जाएगा और वहां पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन राय की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। पीड़ित परिवार की पेशी उनके आगे होगी और सभी पक्षों से बात करेंगे। यहां पर जस्टिस फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर वायरल वीडियो का अपराधी गिरफ्तार कर दिया गया। वीडियो में ऋषभ शुक्ला नाम का युवक फायरिंग कर रहा था और पिस्टल के साथ फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की शिनाख्त कर युवक को पकड़ लिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो थी जो वायरल हुई थी। इसमें AK-47 तक दिखाई दी थी और उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया। वीडियो में ऋषभ शुक्ला नाम के युवक यहां पर फायरिंग कर रहा है और पुलिस ने वीडियो की शिनाख्त कर इस शख्स को पकड़ा है। इसमें कई तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें AK-47 जो कि प्रतिबंधित हथियार है वो तक नजर आ रहा है। तो वीडियो में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऋषभ शुक्ला नाम का युवक लगातार फायरिंग कर रहा है, तो पुलिस ने वीडियो की शिनाख्त कर इस युवक को पकड़ा है। तो 9mm की पिस्टल के साथ साथ यहां पर कई आपको ऐसे हथियार दिख रहे हैं जो कि प्रतिबंधित हथियार AK-47 तक इसमें दिखाई दे रही है।
खबर कन्नौज से, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आलू बेचने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और करीब 1 घंटे तक यहां खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस को आते देख फरार हो गए दबंग। दोनों पक्षों में कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और करीब 1 घंटे तक खूनी संघर्ष यहां पर हुआ। भाई से कोई बात हो रही थी तो मेरे घर में तो पहले लिंटर पड़ रहा था, हम लिंटर लेके लेबर के पैसे दे रहे थे। तो मेरा बच्चा है तो हम उसके लिए मतलब रो रहा था तो उसके लिए नमकीन लेने चले गए। मेरी वाइफ बोली कि चले यार नमकीन ला दो, सुबह से मतलब लिया नहीं ऐसे। तो हम नमकीन लेने चले गए और नमकीन लेने तब इसके साथ में ये सब लोग मार रहे थे। तो हमने उसे बचाने की कोशिश की, तब बचाने चक्कर में वो लोग उन लोग ने कुल्हाड़ी से और जो भाइयों ने उनके गजराज और उनके राजापूत, रवि और राम अवतार, फूलचंद और कामता और उस लड़के और जो मतलब उमेश, ये सारे लोग एकदम हमला कर दिया इन लोगों ने। तो किस चीज़ से हमला किया था इन्होंने? इन्हें कुल्हाड़ी इनके हाथ में थी और राड थी लोहे की, और जो गजराज के हाथ में, उमेश के हाथ में 315 का तमंचा था। तो ये लोग खड़े रहे तो हम लोग और डर गए तो हम लोग ने हमला कर नहीं पाया। लड़ाई वो आलू जाली लाए थे, 60 रुपये बेचते हैं और दूसरे पास उनका लिंटर पड़ा था, वो पिए हुए थे नशे में। फिर 60 रुपये क्यों बेचते हो? गाली गलौज करने लगे तो हम मना किया, हमने गाली गलौज काहे कर रहे हो? इतने में डंडा कुल्हाड़ी लेके सबको मारा। किसने मारा था? कौन लोग थे? मस्तान, शिव कुमार और मस्तान का लड़का उनको विक्की। संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले काफी देर तक, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? बताएं आपको, अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर आलू लेकर दो पक्ष जमकर ईंटा पत्थर चले, लाठी डंडे चले, जमकर खूनी संघर्ष हुआ। लेकिन 1 घंटे तक ये सब चलता रहा और पुलिस गाजीपुर में आलू बेहद हुआ था दो पक्षों में, उसी को लेकर वहां पर बवाल हुआ। थोड़ी देर बाद देखा गया कि लाठी डंडे, ईंटा पत्थर खूब चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने सांकेतिक भूख हड़ताल की है। शहर के गांव के लिए हो रहे भेदभाव को लेकर यह हड़ताल है। प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे कई गांव के ग्रामीणों ने नोएडा प्राधिकरण पर भेदभाव का आरोप लगाया। शहर के विकास में सेक्टर गांव के बीच फर्क करता है नोएडा प्राधिकरण, और ग्रामीण ने नोएडा प्राधिकरण से मांग की है गांव में बने बारात घरों को ग्राम समिति को सौंपा जाए। नोएडा सेक्टर 6 में चल रहा है किसानों का धरना। तो ये भूख हड़ताल है, सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं यहां पर तमाम ग्रामीण। प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे हैं कई लोग और ग्रामीणों ने नोएडा प्राधिकरण से कुछ मांगे भी रखी हैं। गांव में बने बारात घरों को ग्राम समिति में सौंपा जाए। तो ग्रामीणों ने नोएडा प्राधिकरण को लेकर यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और फिलहाल नोएडा सेक्टर 6 में प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर ये सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों की सांकेतिक भूख हड़ताल है, अपनी मांग को लेकर यहां बैठे हैं। गांव बचाओ देश बचाओ। विनायक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, क्या मांगे हैं इन तमाम लोगों की जो धरने पर बैठे हैं? जी, आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 6 में जो है कई गांव के जो ग्रामीण के लोग हैं वो यहाँ पर आकर धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर उनकी एक ही मांग है कि जो बारात घर है वो अब इनको इनके अंडर में दे दिया जाए, क्योंकि अगर सेक्टर के बारात घर देखा जाए तो वो RW के अंडर में आते हैं और जो गाँव के बारात घर है वो नोएडा प्राधिकरण के अंडर में आते हैं। और इन सबके बारात घर बुक करने में या किसी चीज को लेकर के बुक करना हो तो बहुत परेशानियां होती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम बुक करने जाते हैं तो 1 दिन ही खुला रहता है, उस 1 दिन के अंदर में हमें ऑनलाइन अप्लाई भी करना होता है और ये सब चीजें करनी होती है। और जो फीस लेते हैं ये बारात घर की तो वो भी बहुत ज्यादा लेते हैं। इस चीज की मांग को लेकर के ये कई बार नोएडा प्राधिकरण के लोगों से भी मिल चुके हैं, पर इनको खाली आश्वासन दिया जाता है, बातचीत करके वहां से वापस भेज दिया जाता है।
तो आज जो है कई किसान जो कई ग्रामीण लोग हैं वो वहाँ पे नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर धरने पे ही बैठे हुए हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार, मैं करमवीर गुर्जर, ग्राम विकास संगठन अध्यक्ष। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपके मांगे हैं, किस लिए आप बैठे हैं? आज हम यहाँ पे ग्राम विकास संगठन और ग्राम प्रधान संगठन, हम गांवों के बारात घर को लेके आज बैठे हैं। हमारे गांवों के बारात घर का संचालन पहले से पूर्व में ग्राम प्रधान करते आए हैं। अब अथॉरिटी की तानाशाही के चलते ज़बरदस्ती इन्होंने हमारे बारात घर हमसे ले लिए हैं, जो कि पहले से ग्राम प्रधान हमारे संचालन करते थे। आप देखते आए होंगे यहाँ पे नोएडा में पहले से ही दोहरी नीति चलती आई है। सेक्टरों में जो बारात घर हैं, सेक्टरों की जो इनकी अथॉरिटी की ज़मीन है, सेक्टरों में इन्हीं की अथॉरिटी की ज़मीन है और अथॉरिटी ने बनाए हैं वो। और गांवों में जो बारात घर बने हुए हैं, गांवों की ज़मीन पे बने हुए हैं, पर सेक्टरों में जो उनका संचालन कर रहे हैं वो RWA कर रही है, पर गांवों में जो है संचालन के लिए किसी को नहीं दिए जा रहे हैं। ये इनकी ज़बरदस्ती एक नीति बनी हुई है कि गांवों के लोगों को जितना परेशान किया जाए उतना किया जाए। आज हम इन्हीं मांगों के लेके यहाँ बैठे हैं, हमारे बारात घर हमें वापस किए जाए और नहीं तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन धरने पे। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।